गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। राज की बात में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durakkar Wealth Managers. My food partner is Kakeda Hotel, which has launched in Sadar Mount Road. जरूर जाएं, वहाँ की चिकन करी खाएं और एंजॉय करें। My smile partner, which is my club partner, and that is Rosetta Elite Club. My cycling partner is Naresh Chandra and Company, and my banking partner is Tirupati Urban Cooperative Bank. एजुकेशन पार्टनर ग्लोबस ITI कामठी। बहरहाल 16 साल की जो उम्र होती है वो बहुत बाली उम्र होती है। मैं 216वां एपिसोड कर रहा हूँ आज, इसीलिए बात को मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन ये 16 साल के वक्त में जब लड़का हो या लड़की, उनके बॉडी में हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं और वो हार्मोनिकल चेंजेस के लिए कई बार दुविधाएं भी जाती हैं। अगर लड़कियों को तकलीफ हो रही है तो दे शुड स्पीक टू नागपुर वेरी पॉपुलर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वैदेही मराठे। आई थिंक यू शुड स्पीक टू हर। ये बात आज इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्योंकि जब हम 16 साल की उम्र में आते हैं तो कई बार हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसका नुकसान या जिसकी भरपाई हमको कुछ सालों के बाद हमारे आने वाले वक्त में हमको फेस करनी पड़ती हैं और उसके बाद दिक्कतें जाती हैं। अब इसको बचपना बोले या फिर कठोरता, लेकिन ये बात तो तय है कि 22 मार्च को जब लॉकडाउन लगा उसके बाद भले रास्ते खाली थे, कुछ काम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी एक चीज घर के अंदर जो चल रही थी वो थी बिजली। बिजली का बिल का मीटर जो है वो चल रहा था। इस मीटर को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी परेशानियाँ आज लोगों को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे शहर के एक नेता जो अब महाराष्ट्र सरकार में बिजली मंत्री हैं, कोई नरम दिल नहीं अपना रहे हैं और बिजली के बिल के लिए कड़े कदम उठाने वाले हैं। आने वाले दिनों में सबको बिजली के बिल भरने पड़ेंगे। लेकिन एक व्यक्ति है पूरे महाराष्ट्र में जो इस वक्त एक एजिटेशन को लेकर तैयार है, एक पूरी की पूरी सोच बनाकर तैयार है कि इस बिजली के बिल के अगेंस्ट में हम खड़े हैं। मैं बात कर रहा हूं नागपुर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जनरल सेक्रेटरी श्री हेमंत गडकरी जी के बारे में। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। 216वां एपिसोड है। थोड़ी सी मजाक तो नहीं, लेकिन आज थोड़ी सी सीरियस बात होने वाली है आपसे। जो अघाड़ी सरकार है, 216वां जो एपिसोड है उसके लिए मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अघाड़ी सरकार जो है उसमें एक जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है उसमें शिवसेना है। आप एक वक्त पे एक बड़े प्रसिद्ध शिव सैनिक हुआ करते थे। आज आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपके सौतेले भाई जो हैं वो भी नरम दिल नहीं अपना रहे हैं। अघाड़ी सरकार के पास दिल है या नहीं है? उनका क्या हो गया है मालूम नहीं। अब उन्होंने तो जो उनके और हमारे श्रद्धा स्थान है वंदनीय बाला साहब ठाकरे, उनकी विचारधारा को उन्होंने बाजू में रख दिया है। अब उनके दिल को क्या हुआ मालूम नहीं। हालांकि जो विचारधारा पहले थी उनकी, वो विचारधारा से वो काफी दूर जा चुके हैं। आदरणीय बाला साहब ने कभी कांग्रेस को नजदीक नहीं किया था। वो कांग्रेस के साथ में सरकार में बैठे हुए हैं। कांग्रेस को नजदीक नहीं किया, कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर बैठे हैं, लेकिन लोगों से कहाँ गलती हो गई? पेंडेमिक है, महामारी है, बिजली तो एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। क्या सरकार इसको माफ नहीं कर सकती? क्या बिल लेना जरूरी है? सरकार की नीयत साफ चाहिए। सरकार जो निर्णय करना चाहिए वो नहीं कर रही है। और खास करके नितिन राउत जो हमारे नागपुर से बिलोंग करते हैं, विदर्भ के एक कांग्रेस के नेता है, उनके पास जब हम बिजली बिल के बारे में जब लोगों को इतनी कठिनाइयाँ हुई, जो उन्होंने 4 पट 10 पट 15 पट ऐसे काफ़ी मात्रा में जो बीज बिल भेजे थे जी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भेजे थे जी,
उसके बाद लोगों को जो दिक्कतें होने लगी, वो दिक्कतें देख के, जब क्योंकि हम हमेशा जनता के साथ में रहते हैं जी। तो जब चर्चाएं होने लगी तो हम उनसे मिलने गए। हम बिजली नगर के विश्राम गृह पे उनका टाइम लेके हम गए जी। उनसे मिले जी। उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, ये आपको भी मालूम है जी। तो आप कहा तो भी ऊर्जा मंत्री के नाते लोगों को आपने कुछ तो भी अच्छा खुश खबर देनी चाहिए जी। और ये उन्होंने ही बोला था, ये हमने नहीं, उन्होंने बोला था कि इसमें हम दिलासा देंगे, आम्ही इलेक्ट्रिक बिलामध्ये दिलासा देऊ। ये उद्धव ठाकरे साहब ने भी बोला था, नितिन राउत जी ने भी बोला था। फिर अभी 7-8 महीने होने के बावजूद भी उनके तरफ से कुछ नहीं हो रहा है जी। अभी बोलते हैं कि बिल जो आए वो भरना ही पड़ेगा, नहीं तो 12% हम ब्याज लगाएंगे, तुम्हारे मीटर काट डालेंगे। अरे ये कहाँ की बात है, वो अपने शब्द पे फर्म नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनके ऑफिसेस बंद थे, छोटे छोटे ऑफिसेस जो उनके रहते हैं लोगों के, वो बंद रहने के बाद उनको इतना विचित्र बिल आया है, ये उनको भी मालूम है, ये नितिन राउत जी को भी मालूम है, सरकार के जो बाकी प्रतिनिधि है उनको भी मालूम है ऐसी गलतियां हुई है करके, फिर भी वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। अभी एक होटल वाले मेरे मित्र जी, इन्होंने 2 दिन पहले मुझे उनका एक बिल बताया। उनका होटल पूरी तरह से बंद था जी। उनका ही नहीं, सभी होटल बंद थे जी। सरकार ने कोरोना महामारी के इसमें सभी कुछ बंद रखा था, उनका होटल भी बंद था, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बंद पूरी, उनके रूम बंद होटल के जी। सिर्फ उनका एक चौकीदार जहां पे रहता है होटल का, उसमें एक 60 वैट वाला उनके यहाँ पे लाइट चालू था, बाकी वो चौकीदार के रूम का जी। बाकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद। उसके बावजूद भी उस होटल मालिक को बिल कितना है, 1,40,000 रुपए। अब पूरे होटल बंद, पूरा कारोबार बंद, ये तो सभी को मालूम है, ये तो सरकार को भी मालूम है कि इस दौरान होटल चालू रखने की परमिशन उन्होंने नहीं दी थी, होटल सभी बंद थे, उस आदमी का भी होटल बंद। ऐसे कई होटल मालिक हो, ऐसे कई व्यवसायी हो जिनके दुकान बंद थे, जिनके ऑफिसेस बंद थे, उसके बावजूद भी बिल इस प्रकार से है। अब ये गलती किसकी है? उसके बाद वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ बोलते थे कि हमारे महावितरण के ऑफिस में आओ, हमारे अधिकारी आपको समझाएंगे। क्या समझाएं? आज इस बात को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है और यही गुस्सा आने वाले ये गुरुवार को जो हमारा मोर्चा है, जन आक्रोश मोर्चा, उसमें भी दिखेगा। और ये सिर्फ मोर्चा नागपुर में नहीं निकल रहा है, ये समूचे महाराष्ट्र में निकल रहा है। या आदरणीय राज ठाकरे साहब जो हमारे अध्यक्ष है, इन्होंने आदेश दिया है, इन्होंने सरकार को पहले अल्टीमेटम दिया था सोमवार तक कि इस विषय पे वो निर्णय ले। आदरणीय राज ठाकरे साहब इस विषय में मुख्यमंत्री को लेटर भी लिख चुके हैं जी। महामहिम राज्यपाल भगवत सिंह कोश्यारी इनको प्रत्यक्ष जाके मिले हैं जी कि आप सरकार को समझाएं। हमने भी हमारे तौर पर नितिन राउत से जी से मिले, हमारे नेता है मनसे के आदरणीय बाला नांदगांवकर साहब और हमारे बाकी अन्य नेता है जी। ये मंत्रालय में जाके नितिन राउत साहब से मिले, ऊर्जा विभाग के जो बाकी अधिकारी गण हैं उनसे मिले जी। इस उनको भी मालूम है कि गलती हुई है, फिर भी वो गलती सुधार नहीं रहे। तो इनको चाहिए क्या? इनको ये चाहिए कि जो स्टेट है उनकी जो तिजोरी है वो भरी जाए, क्या ये चाहते हैं? लोगों ने अपनी जेब खाली कर देने चाहिए। लोग जो आज जिस किस्म की समस्याओं से जूझ रहे हैं, हेमंत जी, ये चीज़ें आपसे छुपी नहीं है, ये चीज़ें उनसे भी छुपी नहीं है, ये चीज़ें किसी से छुपी नहीं है। व्यवहारिक तौर पर जिस तरह से देखना चाहिए, दिवाली भी इस बार कहाँ वैसी गई जैसी हर साल जाती है। लोगों को समझ में आ गया है, इंसानियत खो बैठी है इनमें की। इनको सब कुछ मालूम है पर ये जानबूझ के कर रहे हैं। इनको मालूम है सबके धंधे बंद थे, उनके हाथ में पैसा नहीं,
कई लोग बेचारे नौकरी पे नहीं गए, उनके हाथ में पैसा नहीं। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक छोटे विभिन्न जो घटक रहते हैं, जैसे बैंड बाजा वाले हैं, घोड़ा बग्गी वाले हैं, विद्युत जनरेटर वाले हैं, इनका प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके दिया। 6 महीने से वो घर में बैठे थे, उनके हाथ को काम नहीं, उनके पास पैसे नहीं, वो इधर उधर बेचारे उधार मांग रहे हैं। घर चलाने को उनके पास पैसे नहीं, दूसरा उनके पास धंधा पानी करने के लिए कोई साधन सुविधा नहीं। ऐसे ये सब कुछ क्या सरकार को नहीं मालूम? क्या सरकार को सब कुछ मालूम है? फिर आखिर में हमने कलेक्टर साहब और बाकी जो भी है, माननीय मुख्यमंत्री साहब तक हमारे नेतागण गए, और लोकल लेवल पे हम कलेक्टर साहब, हमारे पुलिस आयुक्त साहब, इनके पास हम लोग गए कि अगर 6-7 महीने से ये लोग घर में बैठे हैं और आने वाले फिर से कोरोना कब खत्म होगा ये कोई बता सकता है क्या? WHO नहीं बता पाए, कोई मान्यवर जो डॉक्टर्स है वो नहीं बता पा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना फैला है, पर कोरोना कब खत्म होगा ये कोई बता नहीं पा रहा है। उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। हर रोज इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट उस पर सर्च कर रहे हैं, पर अभी तक उसकी वैक्सीन नहीं आई है। अभी कहते हैं कि फिर से उसका दूसरा दौर चालू होगा। लोगों ने खाना क्या, घर कैसा चलाने का? और ये सब उनके जब धंधे पानी बंद, उनके पास पैसा नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। उसमें जो माए बाप सरकार, जिसको एक हमारी इसमें बोलते हैं कि माए बाप सरकार, ये जो सरकार हर 5 साल के बाद लोगों के दरवाजे पे आती है, ये सरकार कहाँ गायब है आज? सरकार को ये मालूम नहीं है क्या कि ये कोरोना महामारी, किसी को भी पता नहीं था कि यह ऐसी महामारी आएंगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण महामारी आई और कई लोगों के संसार बर्बाद कर चली गई। आज लोग किस अवस्था में, और खास करके बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग जो है, ये किस व्यथा में जी रहे हैं, ये सब कुछ सरकार को मालूम है। उद्धव ठाकरे जी को भी मालूम है और नितिन राउत को भी मालूम है, उनके पूरे अजित दादा पवार पूरे मंत्रिमंडल को मालूम है, उनके तीनों पार्टियों के जो मेन है शरद पवार जी, उनको भी मालूम है। फिर इसके बाद भी निर्णय नहीं हो रहा है। लोगों ने क्या करना चाहिए? लोग तो बेचारे अपने ढंग से चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं। लोग माए बाप सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो बिल बढ़कर आए हैं ये माफ करो। कम से कम कोरोना के 3-4 महीने जो हमारा धंधा पानी 6 महीने बंद था, तब के तो बिल माफ करो करके। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी अनुरोध वही किया है कि इसके बाद जब उनका धंधा पानी चालू हुआ, बिल जरूर लो आप। पर जब धंधा पानी बंद था तब उनको बड़ा चौड़ा के जो बिल भेजे गए, ये तो उन्होंने ये करना चाहिए, ये तो उनके हाथ में है। कविता शाह हमारी व्यूअर है, कहती हैं पहले कहा था अभी भर दीजिए फिर रिफंड होगा, नहीं हुआ रिफंड। 15,000 भरे हैं। ये कहाँ से न्याय होगा, कहाँ से जस्टिस होगा, कहाँ से चीज़ें बराबर होंगी? कहाँ कोई चीज़ों का कोई सिर पैर नहीं, कोई रीडिंग का कोई समझ नहीं आ रहा, रेट्स को लेके लोग समझ नहीं पा रहे, क्लैरिटी नहीं मिल रही। हेमंत जी, हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? कविता जी ने महाराष्ट्र की जो व्यथा है वो कविता जी ने अभी बोली है, वो समूचे महाराष्ट्र में ऐसी कई कविता बेचारी भुगत रही होंगी। इनका जो कारोबार, विचित्र कारोबार चल रहा है, उसके भुक्तभोगी कई लोग हैं। खुद इनके पार्टी के, कुछ मेरे शिवसेना के जो मित्र हैं या राष्ट्रवादी के मित्र हैं, वो भी बोलते हैं माफ करना चाहिए। मैंने बोला आपके नेताओं को समझाओ ना, फिर आपके नेताओं पे दबाव लाओ। कई लोग गली कुचड़ी में जब मिलते हैं, चौराहे पे मिलते हैं, बातचीत होती रहती है। हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति सैनिकों से, मेरी राष्ट्रवादी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, अपने नेताओं को समझाओ ना। दिक्कतें उनको भी हो रही है, उनमें भी कई छोटे मोटे उद्योजक हैं, उन पे भी ये आपत्ति आई है। जिस किस्म के रेट्स भी लगाए जा रहे हैं, उनका भी कोई सिर पैर नहीं है। रेट्स रीडिंग, किसी भी किस्म की रीडिंग लगाई जा रही है,
वो रीडिंग को नहीं बराबर कर पा रहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना क्यों एक अकेली पार्टी है जो इस बात को बाहर निकाल कर लेकर आ रही है? क्या ये विपक्ष के पास ये मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दा जस्टिफाइड मुद्दा नहीं है? नहीं, कौन क्या कर रहा है इससे हमें नहीं, ये नहीं, हम हमेशा जनता का जो प्रश्न रहता है, जो सर्वसामान्य जनता के जो प्रश्न रहते हैं, महाराष्ट्र का हित जिसमें रहता है, उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा आगे रहती है। और ये जो दिक्कतें दिख रही है, आज मैं गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हर एक महाराष्ट्र सैनिक ने, चाहे वो नागपुर का रहे, चाहे वो अमरावती का रहे, चाहे वो चंद्रपुर का रहे, गोंदिया का रहे, कहाँ का भी रहे, समूचे महाराष्ट्र के 36 जिलों में ये कोरोना महामारी के वक्त दुर्भाग्यवश जो परिस्थिति निर्माण हुई थी, उसमें अगर सबसे ज्यादा मदद, अच्छी सहायता का काम अगर किसी ने किया तो वो महाराष्ट्र सैनिकों ने किया। क्योंकि उनपे आदरणीय राज ठाकरे साहब के समाज सेवा के एक संस्कार है जी। उन्होंने कई जगह पे अनाज पहुंचाया है, कई गरीब तबके के लोग जिनके पूरे धंधे पानी बंद हो चुके थे, उनको मदद पहुंचाने का काम किया है। उसी प्रकार से हमारा यह कहना है कि जो माए बाप सरकार गए साल लोगों के दरवाजे पे गई थी वोट मांगने के लिए, यही जनता ने जो बेचारी आज बिजली के बिल के कारण ये हाल सहन कर रही है, ये कोरोना महामारी के कारण हाल सहन कर रही है, महंगाई के कारण हाल सहन कर रही है, यही बेचारी जनता ने तुम्हें मुंबई में चुन के भेजा ना। फिर ये माए बाप सरकार का काम नहीं है? ये आज लोग क्या परिस्थिति में है, आज लोगों पे क्या परिस्थिति आई है, और ऐसे वक्त आप मजा के साथ तो बोल रहे कि नहीं बिल माफ नहीं होगा। परसों आप क्या करने वाले हैं? परसों हमारा मोर्चा है और ये मोर्चा हम संविधान चौक में जमा होकर ये जिलाधिकारी कार्यालय पे मोर्चा जाने वाला है। सुबह 11 बजे? सुबह 11 बजे ये मोर्चा है। 10 बजे से ही हमारे महाराष्ट्र सैनिक वहाँ पे जमा होंगे संविधान चौक में, और हम मोर्चा के द्वारा हम ये सोई हुई सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से लोगों की भावनाएं पहुंचाने वाले हैं। मोर्चा ये कायदा सुव्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए नियमों के साथ ही होगा, शांतपूर्ण होगा, पर ये सोई हुई सरकार को जगाने का काम ये मोर्चा के माध्यम से हम करेंगे। एक वक्त था जब आप मोर्चा जब करने निकलते थे तब सरकार हिल जाती थी, अब सरकार हिला पाएंगे आप? ये आने वाला समय बताएगा। हम हमारा काम कर रहे हैं, हमारा सरकार से अनुरोध है अभी भी सुधर जाओ। हमारा राउत जी से नम्र निवेदन है, हुई गलती को सुधारो। लोग किस परिस्थिति में है ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। लोगों को और मत तड़पाओ, लोगों की तरफ ध्यान दो। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नम्र निवेदन है। जिस किस्म की बात आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि जब सरकार अपनी पूरी कोशिशों में विफल हो चुकी है, अब वो नहीं कर सकती कुछ बिजली के बिल में काम, आपके एजिटेशन के बाद कुछ बदलेगा? ये देखो, ये राज ठाकरे साहब का पहला कदम है। अब ये मोर्चा सरकार अगर नहीं सुधर पाई तो आगे क्या करना है ये भी राज ठाकरे साहब हमें आदेश देंगे। और तुम्हें सभी लोगों को मालूम है, आदरणीय राज ठाकरे साहब का आदेश ये हर एक महाराष्ट्र सैनिक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये एक सवाल जो आ रहा है ये शायद आपको थोड़ा सा तीस दे, लेकिन कविता शाह कह रही हैं कि 1992 तक मुंबई में वो रहती थी और बाला साहेब जी ठाकरे की वो पूजा किया करती थी। शिवाजी पार्क से निकलते हुए फक्र से देखते थे वो लोग, लेकिन आज उनके आदर्श नजर नहीं आ रहे। आज महाराष्ट्र कमजोर होता नजर आ रहा है। कविता जी को मैं ये कहना चाहूंगा, उनका बाला साहब का जो आदर्श है वो किन में है ये सभी महाराष्ट्रियन लोगों को मालूम है। बाला साहब के तत्व, बाला साहब के विचार ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे साहब चला रहे हैं। वही विचारधारा है, वही जो बाला साहब महाराष्ट्र का हित चाहते थे वही महाराष्ट्र का हित राज साहब चाहते हैं। अब कविता जैसे कविता जी है,
उनके जैसे सभी जनों ने अब ये विचार करना चाहिए कि आने वाले चुनाव में चाहे कोई भी हो, उसमें महाराष्ट्र सैनिक जो खड़ा रहेगा, जो बाला साहब के विचारों पे काम कर रहा है, आदरणीय राज साहब ठाकरे के मार्गदर्शन में, उनका एक बार चयन करें। जब नो स्कूल नो फीस की बात हुई तब आपने नागपुर के संदीप अग्रवाल जी जो विदर्भ पेरेंट एसोसिएशन के चीफ हैं उनको आपने साथ दिया, उनको आपने समर्थन दिया, उनको जहां उनके एजिटेशंस हुए वहां जाकर आपने उनकी सहायता करी, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। लेकिन न स्कूल ने अपनी फीस बंद करी, न स्कूल ने अपनी फीस को कम किया, न स्कूल ने अपनी फीस पूरी तरह से माफ़ करी। वो अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल सभी माता पिता के सामने है। आज भी स्कूल्स रोज़ सुबह कोई ना कोई तरीके से माता पिता को ये चेता देती है कि फीस भरो नहीं तो बच्चों को निकाल देंगे। आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने नासिक में एक स्कूल में वो घुसे और उन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ करनी जब शुरू करी तब वहाँ की स्कूल के मैनेजमेंट को समझ में आया कि फ़ीस लेना नहीं चाहिए। तरीका क्या होगा? मुझे बताइए कि नागपुर के किसी लड़के को स्कूल ने निकाला? तो आप निकलवाने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, निकाल ही नहीं सकते। अगर निकाले तो फिर उनको स्कूल कैसे चलाते ये हम देखेंगे। नागपुर के किसी स्कूल के व्यवस्थापन ने किसी लड़के को अभी तक निकाला नहीं है, मेरे कानों पे नहीं है। पर फीस भी तो माफ नहीं करी। फीस में उन्होंने कुछ जगह पे माफ किया और कुछ जगह पे उन्होंने टाइम लिमिट भी दी है। ऐसा नहीं कि हमारे आंदोलन के बाद या एजुटेशन के बाद कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। बहुत सी सुविधाएं दी है। आज नागपुर में इतने स्कूल्स है, चाहे वो सीबीएसई के हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, एक लड़के को भी उन्होंने निकाला नहीं है। अगर निकाला रहता तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने यह भी बता दिया रहता कि तुम स्कूल कैसे चलाते हो। स्कूल के व्यवस्थापन के बारे में हमें पूरा आदर है। अच्छे स्कूल चलाने वालों के बारे में बिल्कुल आदर है। जो शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हैं उनके बारे में नहीं है, पर जो अच्छे स्कूल चला रहे हैं उनके बारे में हमें बहुत आदर है। पर वो स्कूल अच्छी तरह से चले, गरीब तबके के या मध्यम वर्गीय लोगों को के जो लड़के वहां पे पढ़ने आते हैं उनको कहाँ पे भी दिक्कत न हो। ये कई बार हमने, अभी कैसा है, मैं सभी ये तुम्हारे शो में बता नहीं सकता, पर कई लोगों की दिक्कतें हम जब लेके गए स्कूल मैनेजमेंट के पास, उन्होंने सॉल्व की है। कई है मेरे ऐसे कई स्कूल मैनेजमेंट में मित्र है कि मैं उनके पास ये लोगों के प्रॉब्लम जब लेके गया, कुछ पालक लोगों को लेके गया, कुछ विद्यार्थियों को लेके गया, तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किए। नहीं, स्कूल है मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर एजिटेशन किया। एक एजिटेशन करने का तरीका वो है, एक एजिटेशन करने का तरीका नासिक में हुआ है ना। जो तरीका नासिक में हुआ वो तरीका अगर नागपुर में होता तो क्या वो एजिटेशन कहला जाता कि वो गुंडागर्दी कहलाई जाती? अब आपके सामने में एक और, हेमंत जी, अब आपके सामने एक और एजिटेशन है ना। परसों आप फिर एक एजिटेशन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल की फीस को लेके तो कुछ ही लोग हैं जिनको दिक्कतें हैं, पर बिजली की बिल की समस्या तो सबकी समस्या है। तो फिर अब आप क्या करेंगे? मैं ये जानने की कोशिश करूँ, फिर चिल्ला के वापस आ जाएंगे? क्या यही एजिटेशन है? क्या यही? मैंने बोला ना, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने जब ही दिया कि अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसके पहले भी बिजली के बारे में, मैं खुद बिजली नगर के रेस्ट हाउस में, जहाँ पे अभी नितिन राउत जो पालक मंत्री है हमारे नागपुर के और जिनकी तरफ ये ऊर्जा डिपार्टमेंट है, उनके तरफ मैं खुद अपने कार्यकर्ताओं को काले कपड़े पहनकर लेके गया था। हम सब ने काले कपड़े पहने थे, निषेध किया, उनके सामने गए हम। ऐसा नहीं कि उनके घर के बाहर, वो घर में है नहीं है ये न देखते हुए घर के बाहर जाओ और कुछ तो भी नौटंकी करो। ये नौटंकी मैंने नहीं की। मैंने राउत जी का समय लिया, सामने गया, उनके सामने काले कपड़े पहन के उनके जो कामकाज उनका चल रहा है उसका निषेध किया मैंने। मेरी और राउत जी की कम से कम 20 मिनट इस मुद्दे पे बाचाबाची हुई, वाद विवाद हुआ हमारा। और ये मैं नहीं कहता, आपके नागपुर के मीडिया के कर्मी वहां पे थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मी थे, कुछ प्रिंट मीडिया के कर्मी थे, उन्होंने ये देखा, कुछ जनों ने उसका कवरेज भी दूसरे दिन दिया है। मैंने नितिन राउत जी से क्या अनुरोध किया, किस विषय पे बाचाबाची की, मैंने उनको ये बताया। मैं बिल लेके गया था, आज ये बिल मेरे पास है,
ये मैंने नितिन राउत जी को बताया था। मैंने पहले नंबर का कॉलम जो स्थिर आकार कहता है और ये 5वें नंबर का कारण जो वीज शुल्क कहते हैं 16%, ये माफ करना ये नितिन राउत जी के हाथ में है, ऊर्जा विभाग के हाथों में है। कम से कम ये तो भी माफ करके आप ये जो बड़े हुए बिल है इसमें दिलासा दीजिए। ये मैंने राउत जी ने ये मान्य किया कि ये मेरे हाथ में है, पर राउत जी ने अपनी गलती लोगों के पास न बोलते हुए, हमारे पास न बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ उंगली बताई। हमने ये भी बोला राउत जी को कि जब केंद्र का मुद्दा हमारे सामने आएगा, केंद्र की गलती आएंगे, हम केंद्र को भी नहीं छोड़ेंगे। हम ये राजकारण में छुआछूत नहीं करते, जिसकी गलती है उसके खिलाफ में आवाज उठाना ये हमारे को राज ठाकरे साहब ने सिखाया है। हमने नितिन राउत जी से बार बार नितिन राउत जी विषय बदला के केंद्र की तरफ ही उंगली बता रहे थे। मैंने बोला ये आपके डिपार्टमेंट का ये है, या आपके डिपार्टमेंट की गलती हुई है। एक सवाल आया है आपके लिए। हाँ। बीजेपी आंदोलन कर रही है, पर जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है वो बिजली के बिल वहां पे बिजली के बिल कम किए गए। क्या राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठजोड़ करने वाले हैं, इसलिए समर्थन कर रहे हैं ये पूरे के पूरे बिल के बाद में? ये देखो, मैंने पहले कहा कि जनता का जो भी मुद्दा है, जो हमें लगता है कि जनता पे अन्याय हुआ है, वो मुद्दा उठा के हम काम करते हैं। ये गठबंधन गिंधन ये बात ही नहीं है अभी हमारे में। वो जब चुनाव आएंगे तब वो आदरणीय राज ठाकरे साहब देखेंगे, वो उनका विषय, वो मेरा विषय नहीं है। अभी राज ठाकरे साहब ने ये जो ऊर्जा विभाग ने, बिजली विभाग ने जो गलतियां की है वो गलती सुधारो करके अल्टीमेटम दिया था, और नहीं सुधारेंगे तो हम रास्ते पे उतरेंगे ये बोला था। हम उस प्रकार के उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। परसों हम जमा होके वो जो कुछ हमको धरना देना है, जो कुछ मोर्चा निकालना है वो हम निकालेंगे। आप राज ठाकरे साहब के इतने फॉलोअर, इतने बड़े फॉलोअर हैं उनके, आप आप जो भी वो कहते हैं कि आप उनको फॉलो करते हैं। आज विदर्भ में मनसे की जब बात होती है तो हेमंत गडकरी जी की सबसे ज्यादा नाम लिए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हेमंत गडकरी जी को ही आगे देखा गया है मनसे के काम से रिलेटेड। राज ठाकरे साहब तो कभी आते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। राज ठाकरे साहब कई बार यहाँ पे नागपुर में आए हैं। राज ठाकरे साहब विदर्भ पे बहुत प्रेम करते हैं। महाराष्ट्र के सभी जो महसूल क्षेत्र है सभी पे उनका जबरदस्त प्रेम है। उनकी ब्लू प्रिंट आप पढ़ोगे तो विदर्भ के नेताओं को जो बातें मालूम नहीं वो विदर्भ के में क्या करना चाहिए ये हमारे राज ठाकरे साहब को मालूम है। और हेमंत गडकरी ने कई कार्यकर्ता है ऐसे महाराष्ट्र सैनिक है कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जब भी बताया कि ये कोरोना महामारी के वक्त हमारे महाराष्ट्र सैनिक, कितने नाम बताऊं मैं, बहुत अच्छा काम किया। पर दिखते क्यों नहीं है? सब दिखते हैं। क्या परसों दिखेंगे? परसों देखो तुम, क्या भीड़ उमड़ के आती है, ये खुद होके आएंगे। ये बाकी कांग्रेस वालों सरी का या बाकी जो पार्टी वालों सरी का हम ये नहीं, ये खुद होके हमारे महाराष्ट्र सैनिक तो आएंगे, चाहेंगे लोग भी आएंगे जिनको तकलीफ हो रही है। तो जो देख रहे हैं आप उनको कुछ कहना चाहते हैं वो सभी लोगों को? मेरी आपके माध्यम से वही उनको गुजारिश है कि जो आप दर्द सहन कर रहे हो, जो आप तकलीफ सहन कर रहे हो, उस तकलीफ पे रामबाण उपाय हमारे अध्यक्ष आदरणीय राज साहब ने निकाला है। ये मोर्चा का आयोजन है। और मैंने जब भी कहा कि ये हमारा आने वाले दिनों का ये पहला काम है। अब उसके बाद भी सरकार नहीं सुधरती तो आदरणीय राज ठाकरे साहब आदेश देंगे। क्या मनसे को एक मुद्दा मिल गया है इस बार? काफी समय से मनसे को इंतजार था। ये ऐसी लॉटरी लगी हुई सरकार बैठी है तो मुद्दे अपने आप आते हैं। सरकार की नियत साफ नहीं होंगी और सरकार जिस जनता ने बैठाई उस जनता के खिलाफ निर्णय ले रही है तो ऐसे मुद्दे तो हमको मिलने वाले। लेकिन आपकी ही तो शिवसेना है ना, शिवसेना भी तो आप ही की है। हमारी काय की है? आपके ही उद्धव ठाकरे जी हैं। नहीं, उद्धव ठाकरे एक मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। उनके बारे में कौन, एक व्यक्तिगत राय उनके बारे में कौन क्या बोल रहा है? वो मुख्यमंत्री करे, महाराष्ट्र का हित करे, महाराष्ट्र के बारे में अच्छे निर्णय ले। अब मुख्यमंत्री है वो तो उन्होंने राउत को बताना चाहिए, नितिन राउत को, कि जनता दर्द सहन कर रही है, उनको तकलीफ हो रही है, इस बारे में सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। क्या वो इस महाराष्ट्र सरकार के
मुखिया करके वो राउत जी को बता नहीं सकते? तो मतलब हम ये उम्मीद करें, वैयक्तिक दुश्मनी किसकी है? ना उद्धव ठाकरे से है ना नितिन राउत से है। नितिन राउत भी नागपुर के कई फंक्शन में मुझे मिलते हैं, मेरी बातचीत होती है। विरोध उनके निर्णय का है, वो बराबर निर्णय नहीं ले रहे हैं उसके बारे में। राज ठाकरे साहब भी अपने भाई के नाते सरकार को क्या जो एडवाइस करना है, सूचना करना है, वो करते रहते हैं। वो जनता के हित में करते रहते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार पे उंगली उठाती है, केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार बराबर काम नहीं कर रही है। इसमें भुगत रहा कौन? जनता भुगत रही है ना। तो क्या करें, वोट न दें जनता इनको? ने, हाँ, वो तो जब चुनाव आएंगे तब जनता ने सोचना चाहिए कि ये लोग कैसे रहे अपने साथ, इनका व्यवहार कैसा रहा। ये लोग चुनाव के वक्त अपने दरवाजे पे आते हैं, मीठी बातें करते हैं, और अपना वोट लेने के बाद ये लोग कैसे रहते हैं। वो केबीसी में नहीं क्या 4 ऑप्शन बताता है अमिताभ बच्चन, ABCD। महाराष्ट्र की जनता ने ये चारों ऑप्शन देख लिए। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, भाजपा, अब ये ऑप्शन खत्म। अब उनके सामने सिर्फ पर्याय है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब एक ही ऑप्शन बचा है महाराष्ट्र में, एक ही। बाकी सबको जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया है, चाहे वो जिला परिषद में रहो, चाहे वो महानगर पालिका में रहो, चाहे वो विधानसभा में हो, केंद्र में हो, सब तरफ इनको सरकार बनाने का मौका हमारी ये जनता ने दिया है। अब जनता के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहा, अब सिर्फ एक ही अच्छा ऑप्शन है, वह आदरणीय राज साहब ठाकरे के नवनिर्माण के विचार की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। एक ही ऑप्शन बचा है, वो ऑप्शन का इस्तेमाल जनता करे। महाराष्ट्र नवनिर्माण की बात तो आप करते हैं क्योंकि आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण में विदर्भ का निर्माण क्यों भूल जाते हैं? मैंने पहले ही कहा कि विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, कोकण हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, ये सभी, हमारा पूरा महाराष्ट्र पे प्रेम है और कोई विदर्भ से प्रेम क्यों नहीं? महाराष्ट्र का इस सब विदर्भ, मैं खुद विदर्भ में रहता हूँ, कैसा प्रेम नहीं है? हम विदर्भ के प्रश्न उठाते नहीं है। तो विदर्भ में हमको टुकड़े ताकड़े नहीं चाहिए। ये विदर्भ अलग करो और ये फलाना ये अलग करो, ये हम नहीं चाहते। तो आप नहीं चाहते कि विदर्भ बने? बिल्कुल नहीं चाहता हूं मैं। हमारे को महाराष्ट्र में और विदर्भ का विकास चाहिए, विदर्भ का विकास। तो विदर्भ का विकास में तो हो ही नहीं पाया। हमारे को सरकार दो ना, कैसा नहीं होता है। मैंने अभी तो बताया आपको, आपके सब ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। ऑप्शन जो बचा है जिससे आप बात कर रहे हैं। मुझे एक बात, मैं राज ठाकरे साहब का अनुयायी हूं, एक कट्टर कार्यकर्ता हूं। हम विदर्भ में जो भी प्रश्न हमारे सामने दिखते हैं हम उठाते हैं। हमारे कई कार्यकर्ता, हमारे सभी जिले के कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष हो, हमारे शहर अध्यक्ष हो, हमारे विभिन्न पदाधिकारी हो, हमारे सेल के पदाधिकारी हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर एरिया में अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र सैनिक। तो अगर महाराष्ट्र सैनिक अच्छा काम कर रहे हैं तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका नेता कौन है? ग्रेजुएट पदवीधर मतदार संघ में हमने पुणे में सीट खड़ी की है। रूपालीताई ठोंबरे पाटिल करके हमारे कैंडिडेट है। नागपुर में अभी किसको वोट देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका निर्णय पक्ष के अध्यक्ष आदरणीय राज ठाकरे साहब करेंगे। अभी वो निर्णय नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में राज ठाकरे साहब बताएंगे। तो नितिन रोंगे जो विदर्भ के लिए खड़े हैं, क्या आपका उनको समर्थन नहीं है? नितिन रोंगे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर समर्थन किसको देना, पार्टी ने समर्थन किसको देना, ये उसका निर्णय अध्यक्ष के नाते आदरणीय राज ठाकरे साहब करते हैं। मेरे सभी मित्र ये छोटे स्टेट्स अगर बनेंगे तो आपको नहीं लगता कि फायदा होगा? जैसे तेलंगाना को हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ को हुआ, जैसे झारखंड को हुआ। छत्तीसगढ़ को कहाँ फायदा हुआ? आपके सामने अर्ध सत्य है। रायपुर एक कैपिटल थोड़ी सी अच्छी दिखने लगी, थोड़े से सीमेंट के रास्ते हो गए। बाकी तुम दंतेवाड़ा जाओ, सुकमा जाओ, जगदलपुर जाओ, बस्तर जाओ, क्या विकसित चित्र दिखता है वहां पे तुम्हें? छत्तीसगढ़ का नीचे का एरिया देखो, मैं खुद जाके आया हूं। कांकेर में जाओ, क्या विकसित चित्र है? डोंगरगढ़ जाओ, राजनांदगांव जाओ, क्या विकसित चित्र है? सिर्फ कैपिटल में और थोड़े से डेवलपमेंट के काम हुए, आने पूरे राज्य का विकास हुआ क्या? अब छोटे स्टेट की बात करते हो, इस देश के छोटे राज्य जो है हमारे ईस्ट साइड में, जो 7 सिस्टर हम कहलाते हैं, पूर्वोत्तर राज्य हमारे जो है, मेघालय है, मिजोरम है, आसाम है, ये क्या डेवलप स्टेट्स है? छोटे है ना।
विदर्भ इतने राज्य, कुछ कुछ तो विदर्भ से भी छोटे हैं, क्या डेवलप है? जाके देखो तुम। एक सवाल आया है आपके लिए, थोड़ा सा मुद्दे से हम थोड़ा सा अलग जाएंगे, लेकिन ये सवाल आपसे पूछना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। शहबाज सिद्दीकी पूछते हैं आपसे कि लोकसभा में मोदी साहब को हर मंच से जलील करने वाले राज साहब अब क्यों मोदी साहब का गुणगान कर रहे हैं? आप एक आइडियोलॉजी पे क्यों नहीं चलते? मतलब एक आइडियोलॉजी क्यों नहीं? हाँ गुणगान किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है शहबाज जी क्या कह रहे हैं। अरे जो चीज राज ठाकरे साहब किसी का गुस्सा या किसी का स्वागत ऐसे नहीं मुद्दे पे करते हैं। 370 के बारे में उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया है, ये देश प्रेम की भूमिका थी जी। और देश प्रेमी कोई सिर्फ मोदी जी नहीं है, सिर्फ बीजेपी वालों ने ठेका नहीं लिया, देश प्रेम हम भी है। पर इसमें ऑप्शन क्या हमारा था? कश्मीर है, तो कश्मीर तो सबका अच्छा है। निर्णय लिया, 370 के बारे में अच्छा निर्णय लिया, हमने स्वागत किया। जी। जो गलत निर्णय थे उसका विरोध किया। हम गलत और अच्छाई के बारे में सोचते हैं। अच्छा काम जो भी करे, चाहे मोदी करे या चाहे कोई करे, ये कल नहीं नीतीश कुमार करे, ये अभी फिर से बैठे हुए जो है वो बिहार का सुधार करे, हम अभिनंदन करेंगे उनका। एक देश प्रेमी नागरिक करके वो डेवलपमेंट तो करे। बेचारी वहां की जनता इधर आके तकलीफ देती है, वहां पे डेवलपमेंट करे, वहां के बिहार के लोगों को वहां पे रोजगार दे। वो नीतीश कुमार जी कोरोना वायरस के काल में मनसे के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे? सबसे ज्यादा अगर अच्छा काम किसी ने किया तो वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता ने किया ये कोरोना काल में। तुमको बता दो, अपने नागपुर में 2 मेजर हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट के हैं, एक मेडिकल और दूसरा मेयो। आप वहां के डीन को जाके पूछ सकते हो, वहां के जो अधीक्षक हैं उनको जाके पूछ सकते हो, चाहे वो सजल कुमार मित्रा हो या अविनाश गावंडे सर हो हमारे मेडिकल के, चाहे वो अजय केवलिया जी हो, चाहे वो रवि चौहान जी हो मेयो के। उनको कोविड वार्ड में जिस चीज की आवश्यकता होती, जिस चीज की आवश्यकता थी वो सबसे पहले देने का काम, आने पीपी किट सुरक्षा के लिए जो जी रहती है जी, वो सबसे पहले पीपी किट देने वाला पक्ष कोई था तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने स्थानिक लेवल पे मेरे नेतृत्व में जाके वहां पे मेडिकल में सबसे पहले किट दी, बाद में मेयो में दी। बाकी जो खुद को बड़ी पार्टियां समझती है वो तब सोई थी जब हमने पीपी किट दी। वहां जाके हमने देखा कि ये लोग कोरोना योद्धा करके ये वो अपनी जान खतरे में डाल के काम कर रहे हैं वहां पे, तो इनकी भी सुरक्षा महत्व की है। सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वहां पे गई। आप उनसे पूछ सकते हो, मुझे नहीं, मैं तो बोलूंगा आप डीन साहब को पूछो कि ये काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया कि नहीं। वहां के मान्यवर जो डॉक्टर है मेडिकल के हैं, मेयो के हैं, वहां पे नहीं, जो छोटे छोटे गांव होते हैं जहां पे प्राथमिक आरोग्य केंद्र रहते हैं वहां पे भी हमने पीपी किट दी। जो गरीब झुग्गी झोपड़ियां है वहां पे हमने किट पहुंचाने का काम किया है। कलाकार मेरे पास है, मैं एक संगीत प्रेमी आदमी हूँ जी, राजकारण में आया ये बात की बात, मैं संगीत प्रेमी हूँ। जो छोटे कलाकार थे जिनके पूरे कार्यक्रम बंद हो चुके थे और उनको सिर्फ वो कार्यक्रम के माध्यम से कुछ पैसे मिलते थे, उनको अनाज की किट बाकी चीजों की जो आवश्यकता है उसकी किट पहुंचाने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया। ऐसे कई गरीब तबके के लोगों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने वहां जाके सहकार्य किया। आप अगर एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पार्टी को ज्वाइन नहीं करते तो आप एक क्रिकेटर जरूर होते, ये आप हमेशा कहते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे क्रिकेटर थे। और ये मुझे भी पता है, ये जो मेरे सोर्स है वो भी कहते हैं कि हेमंत गडकरी जी एक अच्छे क्रिकेटर थे। तो अभी तो आप पूरे बाउंसर पे बाउंसर फेंक रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति हैं जो खुद बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता हैं, देवेश द्विवेदी, वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता व्हाई वी कीप ब्लेमिंग ईच अदर। हम आप किसी की भी पार्टी से रहें, एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है काम करके दिखाएं, सिंपल। तो काम हम कर ही रहे हैं देवेश भाई, हम हमारे काम में ही मग्न है, हम कहा तुम्हारी अंदरूनी बातों में ध्यान दे रहे हैं। नहीं, आपने जैसे बोला ना कि ये बाकी पार्टी जो बड़ी बड़ी पार्टी है, हाँ। जो बड़े बड़े काम करने के लिए तो बातें करती है, हम काम करते हैं। हाँ करती है। तो परसों क्या करेंगे? परसों देखो आप, मोर्चा है और मोर्चा तो हमारा अच्छा रहेंगे। तो ये सिर्फ मनसे का मोर्चा है या ये समस्त नागपुर का मोर्चा है? ये देखो, हम नागपुर के जो
त्रस्त नागरिक है, जिनको दिक्कत हुई है, तकलीफ हुई है इस बिजली बिल के कारण, हम अनुरोध करेंगे कि उन्होंने भी आना चाहिए, वो हमारी है, कोई भी आ सकता है इसमें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने यह प्रश्न उठाया है जी। सोई हुई सरकार को जगाने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कर रही है। इसमें बाकी भी आते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि प्रश्न उनका है, जनता का प्रश्न है। ये कोई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वैयक्तिक प्रश्न नहीं है, ये जनता का प्रश्न है। आपको लगता है कुछ होगा? मैं हमेशा सकारात्मक ये रहता हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही चलता हूँ। मेरे साहब भी, उनके संस्कार मेरे पे हैं। मुझे लगता है कि सरकार नींद से जागेगी। जिन लोगों ने अभी तक कुछ कुछ पैसे भरे हैं उनको क्या कर देना चाहिए? वापस करना चाहिए या दूसरे आने वाले बिलों में एडजस्ट करना चाहिए। तो आपका कहना है कि ये 22 मार्च के बाद जितना भी बिल अब तक, या कब तक आप बोल रहे हैं, कब तक बिल माफ कर देना चाहिए? में जब जिनके धंधे बंद थे जी, होटल्स बंद थे, दुकान बंद थे जी, कई लोगों की नौकरियां बंद थी, लोग आर्थिक दृष्टिकोण से जूझ रहे थे जी, तो ये दिक्कत का जो समय था जी, उस दौरान के जो बिल है उन्होंने माफ करना चाहिए। आपको लगता है ये सरकार उतना माफ कर पाएगी जो खुद कोरोना काल के टाइम पे बहुत सारी चीजों को लेकर थोड़ी सी तकलीफ में चल रही थी? इनको आमदारों को गाड़ी लेने का बिल पास करने के लिए इनके पास पैसा है क्या? आमदार क्या साइकिल से जाते हैं क्या? कैसे 288 लोगों ने वहां पे ये दिया है? क्या उनके लिए गाड़ियां क्या मंगल ग्रह से आने वाली थी क्या? उसके लिए तो पैसा लगने वाला था ना जी। मुझे बताओ कौन सा आमदार साइकिल से जाता है? क्या उनके पास पहले की गाड़ियां नहीं थी? मेरे जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से कमकुवत काम करने वाले के पास गाड़ी है तो ये आमदारों के पास गाड़ियां नहीं है? एक छोड़ के 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं इनके पास में। इनको काय को चाहिए गाड़ियां? लेकिन ये लाते गाड़ी लेने का विधेयक ये पास करते हैं तब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, और बिजली का बिल हो या काश्तकारों की समस्या हो तब इनके पास पैसा नहीं है। क्या राउत साहब के पास गाड़ियां नहीं है क्या? सुनील केदार के पास गाड़ियां नहीं है? देवेंद्र फडणवीस के पास गाड़ियां नहीं है? अजित पवार के पास गाड़ियां नहीं है? क्या पैदल जाते हैं क्या वो अपने घर से विधान भवन या मंत्रालय, या साइकिल पे जाते हैं? जब तुम्हारे पास गाड़ियां रहने के बाद तुम गाड़ी लेने का विधेयक पास करते हो, गाड़ी लेने के लिए पैसे का विधेयक पास करते हो विधानसभा में, विधान परिषद में, तो बेचारा ये जनता, जिस जनता ने तुमको ये मंत्रालय और विधान भवन बताया, वो जो जनता आज तकलीफ में है उनका बिल माफ नहीं कर सकते, उसके पास पैसा नहीं है तुम्हारे पास। आपने अपना बिल भरा है? बिल तो भरा है। तो अब आपको दिक्कत नहीं है इस बात को लेके कि आपने जब इतनी तकलीफ में उसके बाद भी आपने भरा? डर तो यही था ना कि बिजली कट जाएगी। नहीं, बिल मैंने भरा है, पर मेरे ऑफिस का बिल अभी तक मैंने भरा नहीं हुआ। मेरा ऑफिस बंद था। आपको बिल आया है ऑफिस का? हाँ। और वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है? कैसा रहेगा? ऑफिस जब बंद था तो मिनिमम चार्जेस जो है वो आने चाहिए थे जी, वो आया उनके स्टाइल से। तो उनका अगर ये स्टाइल है तो आपका परसों क्या स्टाइल होने वाला है, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं। और जनता से आपकी क्या अपेक्षा है? जनता ने जो उन पे अन्याय हो रहा उसका रास्ते पे उतर के विरोध करना चाहिए। जनता ने इनको बैठाया है कुर्सी पे, जनता ने अगर ये मानते नहीं तो इनकी कुर्सी निकाल डालनी चाहिए। इनकी जो मस्ती है, इनको जो लॉटरी लग के ये सरकार बनी है, इनको जो हवा गई है कानों में, ये हवा इनकी निकालना चाहिए जनता ने। हेमंत जी, उम्मीद ये है कि जब आप परसों इस आंदोलन को लेकर उतरें और ये एजिटेशन आप करें तो ये एजिटेशन की आवाज़ ना ही सिर्फ बम्बई तक पहुंचे, मुंबई तक पहुंचे, लेकिन मुंबई में तो हमारा जबरदस्त मोर्चा निकलने वाला है। मैंने बोला ना कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में हमारे मोर्चा है। तो इसकी मुंबई से लेकर गढ़चिरौली, गोंदिया, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा,
सभी तरफ मोर्चा है। उम्मीद ये है कि ये जो पूरे की पूरा जो आंदोलन आप परसों छेड़ने जा रहे हैं, इसमें ना ही सिर्फ आपके कार्यकर्ता लेकिन समस्त महाराष्ट्र के लोग भी जुड़े, यही उम्मीद हम कर रहे हैं। उसमें उनकी भलाई है, क्योंकि उसमें सबकी भलाई है। उसमें सबकी भलाई है। और अगर ये होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाज जो है वो ना ही सिर्फ मुंबई पहुंचेगी। सबका विकास बोलने से नहीं होता है। अब वो नहीं कर सके विकास, हम गुजारिश कर रहे हैं जरा मनसे की तरफ देखो, विकास जरूर होगा। आपने अपना वक्त दिया, आपने बात करी। उम्मीद है कि परसों लोग भी आपके साथ जुड़े, आपकी ये बात लोगों तक पहुंचे और परसों जब विरोध हो तब कुछ दिन के आखिरी तक कुछ ऐसा सलूशन उसका निकले कि जिस तरह की खुशहाली कोविड के पहले थी वो आने वाले वक्त में भी हमको देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। आज हेमंत गडकरी जी एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे और वो ये दोहरा रहे थे कि परसों जो उनका संविधान चौक पे सुबह 10 बजे से जो उनका पूरा का पूरा ये एजिटेशन है, पूरा का पूरा जो आंदोलन है, वो आंदोलन में एक चीज हो या ना हो, मतलब बिल माफ हो या ना हो, लेकिन एक बात तो शायद प्रेजेंट सरकार तक जरूर पहुंचेगी और वो है जनता का विरोध। अगर आप भी इस पूरे के पूरे आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी अकेली की लड़ाई नहीं है, या ये सिर्फ हेमंत गडकरी जी की लड़ाई नहीं है, या सिर्फ ये राज ठाकरे साहब की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है और इस तकलीफ से हम सब गुजर रहे हैं। तो अगर जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम शायद वो बात को वहां तक पहुंचा नहीं पाए होंगे। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। वो कहानी को एक बार वापस से याद रखें कि अकेली लकड़ी टूट जाती है, लेकिन जब एक साथ 7, 8, 10 लकड़ियां जब मिलती हैं तो उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए उन लकड़ियों का उदाहरण लेके कुछ करते हैं, कुछ नया सीखते हैं और परसों एक आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और तब तक जिंदा रहते हैं। जय हिंद।